गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी लोगों का एससीआई कृषि संस्थान चैनल पे स्वागत है। देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम टॉपिक लेकर आए हैं रासायनिक बलगत की केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है ना। पेपर स्टार्ट हो चुके हैं, सीयूईटी के 13 तारीख से पेपर स्टार्ट हो गए हैं। तो जो पेपर का एनालिसिस करने के बाद पता चला है कि केमिकल काइनेटिक्स के हर शिफ्ट में लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। वो 3 से 4 क्वेश्चंस में याद रखना, 3 से 4 क्वेश्चन में लगभग 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन तो आपके थ्योरी बेस्ड होंगे और 1 या 2 क्वेश्चन लगभग आपका न्यूमेरिकल आ रहा है। तो ये ध्यान रखना। और जो न्यूमेरिकल भी आ रहा है वो भी बहुत सिंपल कैलकुलेशन से आ रहा है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं आ रही है, क्योंकि आपको 1 घंटे के अंदर 50 क्वेश्चन करने हैं, इसलिए। ठीक है ना, तो पेपर बहुत ही ईजी आ रहा है। बस आप लोग बशर्ते आप लोग पूरा टॉपिक अच्छे ढंग से बस केवल पढ़ के जाइए। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है और रिवीजन आप करके जा रहे हो तो बहुत ज्यादा डीपली अंदर जाने की जरूरत नहीं है। किसी भी टॉपिक में आप ऊपर ऊपर का पढ़ के भी जाएंगे तो भी अच्छे से आप क्वेश्चंस को बना लेंगे। ठीक है ना। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, जो मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं वो क्वेश्चंस हैं आपके प्रीवियस 2022 और 2023 के क्वेश्चंस हैं, और जो केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन है। 24 का पेपर तो आप लोगों ने देख लिया होगा, वो आराम से बहुत ही, उसमें तो सिंपल 2 क्वेश्चंस आए थे, उसके भी दोनों क्वेश्चन हमने इसमें लिए हुए हैं। और मेनली 2022 और 23 का पेपर है सीयूटी का, जिसमें ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है ना। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। अब पहले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो भाई एक बात ध्यान रखो, 30 मिनट में 50% 50 क्वेश्चन देखिए भाई। केमिकल काइनेटिक्स में a reaction take place 30 मिनट टू कंप्लीट 50% ऑफ द रिएक्शन एंड टेक 45 मिनट। बेटा इसको 45 को 60 कर देना आप लोग। 60 मिनट टू कंप्लीट 75% ऑफ द रिएक्शन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बेटा 50% कंप्लीट होने में 30 मिनट लगते हैं, तो 75% कंप्लीट होने में 60 मिनट लगते हैं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी ये आप लोगों को बताना है। तो देखो अच्छे से देखिए, हमेशा आप लोग याद रखना, कोई भी 100% रिएक्शन को 50% में कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसको हम हाफ लाइफ बोलते हैं, अर्धायु काल बोलते हैं। और 50% का 25% कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसको भी फिर द्वारा हम अर्धायु काल बोलेंगे। 50 का 25, अगर 25 से हम वही आधा करेंगे तो कितना होता है, 12.5% बचने में कई जितना समय लगेगा उसको भी अर्धायु काल बोलेंगे। मतलब किसी भी चीज का आधा रहने में जितना समय लगता है उसको हाफ लाइफ बोला जाता है। ऐसा ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहता है। क्या यही चीज क्या इस सीक्वेंस में फॉलो हो रही है नहीं हो रही है, वो चेक करो। देखो आप लोग इसमें लिखा है 50% पूरा होने में 30% लग रहे हैं। देखो 50% कंप्लीट होने में 30 मिनट यहाँ पे लग रहे हैं, और फिर उन्होंने बोला कि अभिक्रिया का 75% पूरा होने में, बेटा 75% पूरा हो जाएगा तो 25% ही तो बचेगा, तो उसको 60 मिनट लग रहे हैं। तो 30 मिनट यहाँ लग रहे हैं तो 30 मिनट यहाँ पे भी लग रहे होंगे। बिल्कुल ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये अभिक्रिया की कोटि 1 है। इसकी याद रखना, अभिक्रिया की कोटि 1 है। याद रखो, कभी भी किसी भी कोई भी पदार्थ का आधा रहने में जितना समय लग रहा है वो अर्धायु काल होता है। तो यहाँ पे 75% को कंप्लीट होने में 60 मिनट और 50% कंप्लीट होने में 30 मिनट। और 30 मिनट अगर यहाँ 50% में लग रहे हैं अगले अगले 50 का 25 रहने में भी तो 30 मिनट लगने चाहिए, तभी तो वही 100 का 25% 60 मिनट लगेंगे। ठीक है ना, ये ध्यान रखो। तो यहाँ पे 30 मिनट यहाँ लग रहे हैं, 30 मिनट यहाँ लग रहे हैं, तब ये टोटल 60 मिनट हो पाएगा, तभी तो हो पाएगा। तो ये कौन सा सीक्वेंस होता है, ये फर्स्ट ऑर्डर का सीक्वेंस होता है, इसी को हम बोलते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्लियर है। अगर मैंने आपसे बोला कि भाई 50% कंप्लीट होने में अगर 10 मिनट लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं, तो बताओ भाई 87.5% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, आप मुझे बताइए। तो बेटा कितना समय लगेगा, तो आप बता सकते हैं कि बेटा कि यहाँ पे अगर 10 मिनट लग रहे हैं तो अगले 50 से 25 में भी 10 मिनट लगेंगे, फिर अगले 25 से 12.5 में भी 10 मिनट लगेंगे। क्लियर है। तो 12.5% होती है, ये होती है बची हुई मात्रा। बताओ भाई 12.5% अगर बची हुई है तो कंप्लीट कितनी हो गई होगी, 87.5% कंप्लीट हो गई होगी। वही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, तो 87.5 कंप्लीट होने में 10, 20 और 10 30 मिनट लगेगी। तो 87.5% में 30 मिनट लग जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, जैसा फर्स्ट ऑर्डर के होते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्वेश्चन होते हैं।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें। सेकंड नंबर क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि भाई कोई भी रेट, अगर कोई रेट है, कोई अभिक्रिया है, उसकी हमें रेट दी गई है, कोई अभिक्रिया है उसकी रेट दी गई है। तो पहली रेट 1 हमें दी गई है, कितनी दी गई है 2.48 गुणा 10 की घात -3। अब वो कह रहा है कि 2.48 से 4.96 हो रही है रेट, यहां से 4.96 इंटू 10⁻³ हो गई रेट। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बेटा रिएक्टेंट जो है R1 हमें दिया हुआ है कितना 0.6, जब इतनी रेट थी तब उसमें 0.6 मात्रा थी, लेकिन जैसी रेट बढ़ी तो उसने जो मात्रा है उसको 0.6 से कितना कर दिया बेटा 2.4 कर दिया है। रेट 2 दी गई है और रेट 1 है। तो भाई अभिक्रिया की दर जब इतने सांद्रता थी तब अभिक्रिया की दर इतनी थी, जब सांद्रता 2.4 हो गई तो अभिक्रिया की दर इतनी होगी। अब आप इन दोनों में एक संबंध देखिए, रेट को हमने 4 गुना किया है, हमने रिएक्टेंट को हमने 4 गुना किया है, क्रिया कारक को हमने 4 गुना किया है। कोई चीज हमारे पास 100 ग्राम थी, फिर हमने 400 ग्राम ले ली, तो मतलब 4 गुना हो गई, तो उसकी रेट जो है भाई 2.48 से 4.96 मतलब दुगनी हो रही है। 4 गुना क्रिया कारक की सांद्रता कर रहे हैं तो रेट जो है वो दुगनी हो रही है। इसका मतलब क्या है, तो अभिक्रिया की कोटि कैसे निकाली जाएगी? तो इसका फॉर्मूला होता है रेट इक्वल टू के R2 की पावर n। ये एक फॉर्मूला होता है जिसके द्वारा हम निकालेंगे। तो बेटा रेट 2 रेट 1 ऐसे निकालेंगे, रेट 2 अपॉन रेट 1 इक्वल टू R2 अपॉन R1 की पावर n। हमारे पास दो कंडीशन दी गई है, इस हिसाब से हमें करना पड़ेगा। तो रेट 2 बेटा कितनी दी गई है 4.96 गुणा 10 की घात -3, और रेट 1 हमें दी गई है 2.48 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। R2 हमारे पास है 2.4 और R1 हमारे पास है 0.6 की पावर n। अब आप इसको देखिए, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2.48 से ये कितनी बार जाएगा 2 बार, 0.6 से ये कितनी बार जाएगा 4 बार। तो आप देख रहे हैं 2 बराबर आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा 4 की पावर n आ रहा है। तो मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूं, 2 इक्वल टू 2 की पावर 2 लिख सकता हूं, उसकी पावर n लिख सकता हूं, क्योंकि हमें यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए। तो 2 इक्वल टू 2 की पावर 1 बराबर 2 की पावर 2n हो गया। घातों की तुलना करेंगे तो 1 बराबर 2n आ गया, तो n बराबर आ जाएगा 1/2, जो कि हमारा 0.5 होता है। आंसर कौन सा हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। तो बेटा ये फॉर्मूला होता है अभिक्रिया का दर का। जब हमारे पास दो अभिक्रिया की दर दी जाए और दो सांद्रताएं दी जाए, दो रिएक्टेंट दी जाए, तो उसकी पावर n मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है T99.9% विद रिस्पेक्ट टू T90% फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात कर ली है। तो बेटा प्रथम कोटि का एक फॉर्मूला याद कर लो, K इक्वल टू होता है 2.303 अपॉन T लॉग प्रारंभिक बटे अंतिम। ये हमें याद करना है, प्रारंभिक बटे अंतिम, ये हमें याद करना है बेटा। के पहले हम टाइम की बात करेंगे। बेटा टाइम कितनी की बात हो रही है 99.9%। 99.9% का कहने का मतलब ये है कि इतनी परसेंटेज रिएक्शन कंप्लीट होने वाला टाइम। 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, तो वो समय आपका ये दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला होगा 2.303 अपॉन के लॉग, जब भी कोई भी चीज स्टार्टिंग में ली जाती है वो 100% ली जाती है, तो हमने प्रारंभिक को 100 ले लिया, अंतिम कितनी कंप्लीट हो गई 99.9, तो 100 में से 9.9 कंप्लीट हो गई, तो इसको माइनस करेंगे तभी हमारे पास अंतिम मात्रा बचेगी। तो हमारे पास अब बताइए कितना बचा, तो T99.9% इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 2.303 अपॉन के लॉग 100 अपॉन 0.1। बेटा पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 आ जाएगा, तो 2.303 अपॉन के लॉग 10 की पावर 3 आ जाएगी।
अब ये पावर आगे जाएगी तो बेटा कितना बचेगा, 3 इंटू 2.303 अपॉन के log 10 बचेगा। इसी को T99.9% हमारे पास आ गया। क्लियर है, ये हमें ध्यान रखना है। अब बात करेंगे T90% की, तो बेटा सेम चीज यहां पे भी ऐसे ही निकालेंगे। तो 2.303 अपॉन के लॉग प्रारंभिक बेटा कितनी लेनी पड़ेगी, 100। अब अंतिम कितनी बचेगी 90% के लिए, 100 में से हमें 90 को माइनस करना पड़ेगा। तो 2.303 अपॉन के लॉग बेटा 100 बटे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करेंगे तो 2.303 अपॉन के log 10 आ जाएगा। ये T90% निकल के आ गया। अब आपसे पूछ रहा है कि T90% के सापेक्ष कितनी होगी, तो बेटा फॉर्मूला हमारे पास T99.9% अपॉन T90% हमें निकालना है। अब बताइए T99.9% ये दिया हुआ है, तो 3 मल्टीप्लाई 2.303 अपॉन के log 10 आ गया। और T90% कितना है, 2.303 अपॉन के log 10 आ गया। अब बताइए इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, 3। तो T99.9% अपॉन T90% इक्वल टू कितना आता है बेटा, 3 आता है। याद रखना आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सॉल्व होती है दो कंडीशन। ये मैंने पूरा सॉल्व करके इसलिए बताया कि इससे रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए पूरा सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है ना। आप लोग जब अपने तरीके से आप सॉल्व करोगे तो मैंने जो आपको 2 मिनट इसमें समय लिया, आप लोग 1 मिनट में भी कर सकते, क्योंकि वो फिर अपन स्पीड में करते हैं, अपन को फिर इतना सब कुछ करना नहीं पड़ता। आपको पता है भाई कितना 99.9, तो सीधे आप लोगों की 0.1 लिखने स्टार्ट कर, पॉइंट हटाएंगे, 1000 आएगी, 1000 आएगी तो 10 की घात 3, 3 आगे आ जाएगा, खत्म कहानी। यहाँ पे 10 है, 0 बटेगा log 10, ये पूरे का पूरा सेम मिल गया तो आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, कुछ कैलकुलेशन दिमाग में भी की जाती है, ठीक है ना। तो आंसर इसका 3 आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो सेम क्वेश्चन है, इफ टाइम टेकन फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर। देखो आप लोग ध्यान रखना, आप लोग अभी जब पेपर दे रहे हैं तो पेपर देखो जो लोग दे के आए हैं बिल्कुल सेम एज इट इज वही कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन ही 2000 कल का जो पेपर हुआ उसमें रिपीट हुए, ठीक है ना। 13 वाले क्वेश्चन अपन 13 मई का जो पेपर हुआ है उसमें केमिकल काइनेटिक्स का सेम क्वेश्चन जो आया था, ऑर्डर वाला रिएक्शन, सेम ऑर्डर वाला रिएक्शन उसमें पूछ लिया, बस वैल्यू चेंज कर दी। तो याद रखना जो भी पेपर होते आ रहे हैं आप उनसे बात करिए भाई किस लेवल का पेपर है, वही वही टॉपिक आप लोग रिवीजन करो, बस वही वाले टॉपिक आपको अगले आपका आने वाले पेपर में वही चीज आपको मिल जाएगी, क्योंकि ये सब चीजें एक बिल्कुल लिमिट वाली चीजें हैं एनसीईआरटी में, उससे डिफरेंट और उससे बाहर कुछ नहीं पूछने वाला, ठीक है ना, ये ध्यान रखो। तो हर एक पेपर का एनालिसिस आप देखिए, कौन कौन से टॉपिक वही पूछे आ रहे हैं, वही टॉपिक का रिवीजन करो। बस आपके पास समय है, जिनके पास अभी 3 जून को पेपर है तो आपके पास वही 15 दिन है, ठीक है, 22 तारीख को 4-5 दिन है, तो वही टॉपिक को रिवीजन करो। देखिए इस वाले क्वेश्चन को देखिए, तब तक यदि प्रथम कोटि अभिक्रिया को 90% पूर्ण होने में 24 मिनट लगते हैं तो 99.9% में कितना समय लगेगा। देखो सेम चीज थी, मतलब पहले में उन्होंने वो पूछ लिया कितना कितना उसका अनुपात कितना होता है, अब इसमें समय पूछ लिया। ये किसी दूसरी शिफ्ट में पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, वो किसी दूसरी शिफ्ट में आया था, है तो कॉन्सेप्ट सेम ही, तो ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं। तो इसका अभी हमने जस्ट पहले ही देख चुके हैं, T99.9% अपॉन T90% इक्वल टू अभी हमने 3 पढ़ा था। तो 99.9% का समय आपको निकालना है, तो इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 90% में कितना समय लग रहा है, 24 मिनट, तो 24 दिया 72 मिनट, आंसर आ गया है। तो ये ध्यान रखो, आंसर आ गया 72 मिनट, डी डेली, डी डेली। तो डी डेली इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ने से पहले हमें कुछ जानकारी लेनी है, पहले उस जानकारी को ले। देखिए हम बात कर रहे हैं सबसे पहले एवरेज रेट की। एवरेज रेट का मतलब क्या होता है, एवरेज रेट का मतलब होता है औसत दर। औसत दर बेटा, औसत दर क्या होता है, औसत दर का मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। याद रखना, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। याद रखना, सांद्रता में परिवर्तन बटे सांद्रता बटे समय में परिवर्तन।
देखिए एक बात अच्छे से ध्यान रखिए, एवरेज रेट कब निकाली जाती है? जैसे कि हमारे पास रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है, हमने कोई भी चीज स्टार्टिंग में 100 ग्राम ली टी इक्वल टू 0 सेकेंड पे, तब प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं बनाता। लेकिन टी टाइम के बाद, टी सेकेंड के बाद देखा ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है और धीरे धीरे ये बनता जा रहा है। यहाँ पे 60% कम हुआ तो वो 60 ग्राम कहाँ बन गया? प्रोडक्ट बन गया। तो ये धीरे धीरे रिएक्टेंट क्या होता है? कम होता है। ये एक लंबे समय की प्रोसेस होती है, याद रखना। जैसे कि एवरेज रेट कभी भी निकालना है, तो जैसे कि हमने रिएक्टेंट और ये टाइम है, तो धीरे धीरे टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा, रिएक्टेंट मतलब अभिकारक क्या होते हैं? धीरे धीरे कम होते जाते हैं। तो ये ध्यान रखो, ये 0 है। हमने T1 समय पे सांद्रता देखी तो ये थी, ये C है, रिएक्टेंट है तो ये C1 था। और जैसे T2 टाइम पे देखी तो सांद्रता आ गई C2। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, देखो T1 पे इतनी सांद्रता थी, ज्यादा थी, जैसे T2 टाइम है तो सांद्रता इतनी ही रह गई, कम हो गई। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, सांद्रता कम होती जा रही है। तो इसका जो अब हम एवरेज रेट की बात करते हैं, तो एवरेज रेट का मतलब होता है कोई दो टाइम इंटरवल के बीच में कितनी सांद्रता में परिवर्तन हुआ, उसी को ही हम एवरेज रेट बोलते हैं, औसत दर बोलते हैं, याद रखना। तो यहाँ पे आपको समय अंतराल हमारे पास पता होता है, बहुत लंबा समय अंतराल हो सकता है, 4 मिनट 10 मिनट जो भी है, पर एक समय अंतराल के बीच में हम सांद्रता में परिवर्तन जब निकालेंगे तो वो हमेशा औसत दर होती है। एक होती है इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब क्या होता है वो भी समझ लो। इंस्टेंटेनियस रेट जिसको हम बोलते हैं तात्कालिक क्षण की दर। इसका मतलब ये होता है एक पर्टिकुलर टाइम पे रेट बतानी है, तो रेट ऑफ रिएक्शन एट पर्टिकुलर टाइम, याद रखना। एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक निश्चित समय पर अभिक्रिया की दर जो होती है, निश्चित समय पर अभिक्रिया की दर जो होती है उसको इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं। और इंस्टेंटेनियस रेट को हमेशा डीसी अपॉन डीटी के द्वारा दर्शाते हैं। और चेंज इन इसको बोलते हैं डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। एवरेज रेट में डेल्टा का साइन दिखाते हैं और इंस्टेंटेनियस में डी का दिखाते हैं। डी का ये साइन, इसका मतलब ये दिखाता है कि इसमें कोई भी समय अंतराल नहीं है, कोई समय अंतराल की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं केवल एक पर्टिकुलर टाइम पर। जैसे एक पर्टिकुलर टाइम ये है, तो इस टाइम पे कितनी रेट होगी तो यहाँ पे पता चल जाएगा। एक पर्टिकुलर टाइम पे जब भी रेट निकालते हैं तो उसको तात्कालिक क्षण की दर बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट, जिसको डी सी बाई डी टी के द्वारा दर्शाया, याद रखना। एक और पॉइंट, अब मैं आपको एक और चीज इसके अंदर बता दें, रेट लॉ। बेटा रेट लॉ क्या कहलाता है? जैसे हमारे पास A प्लस बी से C एक रिएक्शन है, तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन वही बताया गया है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, अभिक्रिया की दर जो होती है, याद रखना है, वो हमेशा क्रिया कारक की सांद्रता के समानुपाती होती है। तो इक्वल टू के लगाएंगे, यहाँ पे क्रिया कारक रिएक्टेंट कौन कौन से हैं? एक तो ए है और बी है। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। हमें प्रोडक्ट से मतलब नहीं होता है, रिएक्टेंट से मतलब होता है। तो ए और बी, अब इसकी कोटि जो होगी एक्स मान ली, इसकी कोटि जो होगी वो वाई मान ली, जो ऑर्डर होते हैं, इसको रेट ऑफ रिएक्शन बोला जाता है। ये रेट लॉ होता है, इसको रेट लॉ बोलते हैं, ठीक है ना। अगर मान लो हमारे पास ए से बी एक रिएक्शन दी गई है, तो इसका रेट लॉ, इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या बनेगी, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? आप बोलोगे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के और ए की पावर एन, यही तो बोलोगे। ऑर्डर उन्होंने एन मान लिया। अब आपने बोला भाई बताओ जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगी, तो जीरो ऑर्डर के लिए बताओ, शून्य कोटि के लिए बताओ, तो एन की वैल्यू आप क्या रखोगे? जीरो रखोगे। एन की वैल्यू जीरो रखोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भाई किसके बराबर हो जाएगी बताओ? तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी के ए की पावर जीरो, और ए की पावर जीरो 1 होती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाएगी। इस के को हम क्या बोलते हैं? इस के को हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट बोलते हैं, दर नियतांक बोलते हैं। तो याद रखना, कभी भी अपन जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जब भी हम बात करेंगे, तो हमेशा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन उसके रेट कांस्टेंट के बराबर होती है, सांद्रता पे निर्भर नहीं करती है, उसके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती जीरो ऑर्डर। और यही अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती मान लो, तो एन की वैल्यू 1 पुट करते तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन के इंटू ए की पावर 1 होती, तो हम एन की जगह क्या लिखने लग जाते 1। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन सांद्रता के समानुपाती है, तो यहाँ पे सांद्रता की पे भी निर्भर करेगी। हम जहां सांद्रता बढ़ाते जाएंगे रिएक्शन, हम यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगी। लेकिन इसमें जीरो ऑर्डर में ऐसा नहीं है, चाहे तुम 100 किलो लो चाहे 1000 किलो लो, रेट ऑफ रिएक्शन बिल्कुल फिक्स रहेगी जितना के का मान है। तो जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर में यही कहानी होती है, याद रखना। अब ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन में देखो अपने आप समझ में आएगा। इंस्टेंटेनियस रेट के लिए क्या बात करें, रेट कांस्टेंट नहीं, रेट लॉ नहीं, शॉर्ट टाइम इंटरवल, हमेशा समय का छोटा अंतराल होता है, वहां पे इंस्टेंटेनियस रेट निकाली जाती है, याद रखो। औसत दर हमेशा किसके, दो टाइम इंटरवल के बीच में, एक लंबे समय के अंतराल में हम जो निकालते हैं वो हमेशा औसत दर निकालते हैं। एक और यहां पे लिखा है, सांद्रता के संदर्भ में अभिक्रिया की दर के लिए गणितीय अभिव्यक्ति को क्या बोलते हैं। तो बेटा जो अपन गणितीय अपन व्यंजक जो बना रहे थे, अभी हमने जो बनाया था, अभी हम थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि रेट इक्वल टू के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, ये कौन सा नियम है, इसी को हम बोलते हैं दर नियम बोलते हैं, इसी को दर नियम बोलते हैं, इसी को हम रेट लॉ बोलते हैं, याद रखना। रेट लॉ आंसर आ जाएगा सेकंड। एक और, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की दर किसके समान होती है। तो अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि भैया अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी, रेट जो होगा तो के इंटू ए की पावर या आर की पावर कितना होता है, जीरो होता है। तो ये जीरो हो जाएगा तो ये किसके समानुपाती होगी, रेट कांस्टेंट के दर स्थिरांक के। तो इसमें जो रेट होगी वो दर स्थिरांक के क्या हो जाएगी, समानुपाती। तो ये आपकी पूरी जोड़ी बन गई। तो ए का आंसर आ जाएगा थर्ड। ए का थर्ड बेटा कौन सा है, अब आप चेक कर लो। ए का बन गया था थर्ड, थर्ड केवल एक ही ऑप्शन दे रहा है, डी ऑप्शन, केवल और केवल डी ऑप्शन इसका आंसर आ रहा है, चेक करके आप लोग देख सकते हैं। ए का आंसर डी, ए का आ गया थर्ड। और एवरेज रेट, एवरेज रेट का भाई कौन सा आ रहा था हमारे पास, फोर्थ आंसर, देखो बी का फोर्थ है। और सी वाले का हमारे पास क्या आ रहा था, सेकंड, देखो सी का सेकंड है। और डी वाले का क्या आ रहा था, रेट कांस्टेंट, डी वाले का फर्स्ट है, आंसर आ गया डी। ठीक है ना, ये ध्यान, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यहां देखो अगला क्वेश्चन। अब उन्होंने ए का, एक अभिक्रिया में ए और बी की सांद्रता उत्पाद बनाते हैं और ए और बी की भिन्न भिन्न प्रारंभिक सांद्रताओं का उपयोग करके प्रारंभिक दर अभिक्रिया R0 निर्धारित की गई है। तो व्हाट इज द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब आपको अभिक्रिया की प्रारंभिक दर बतानी है जब ए की सांद्रता आपको 0.50 दी गई और बी की सांद्रता आपको 0.50 दी गई। तो देखो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो दर नियम लगाओ, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है पर बस कैलकुलेटिव है, पर वो भी सिंपल ही है, बहुत बड़ा नहीं है। देखो अच्छे समझो, ए का दिया है और बी का दिया हुआ है, ठीक है ना। अब मैं क्वेश्चन को अच्छे ढंग से पहले समझा दूं, ए और बी, आपको क्वेश्चन को समझो। हमारे पास ए और बी हमारे पास दिए और प्रोडक्ट बनके तैयार। स्टार्टिंग में ए इन्होंने t इक्वल टू 0 सेकेंड पे प्रारंभिक सांद्रताएं जो दी हैं वो भी 0.50 लिया है और जे भी 0.50 लिया है। अब वो कह रहा है कि प्रारंभिक में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बतानी है, अभिक्रिया की दर बतानी है, अभिक्रिया की दर बताइए। अब भाई रेट ऑफ रिएक्शन अगर बतानी है तो आपको क्या क्या चाहिए, तो आप जानते हैं रेट इक्वल टू के ए की पावर, भाई हमें ऑर्डर तो पता ही नहीं है तो इसको एक्स मानना पड़ेगा और बी की पावर को वाई मानना पड़ेगा। तो हमें रेट निकालना है, तो ए और बी तो चलो हमें पता है, पर हमें ना तो एक्स पता है, ना वाई पता है, ना के पता है। तो पहले ये तीन चीज हम निकालेंगे। अब ये तीन चीज हम कैसे निकालेंगे वो देखो। तीन चीज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम्म।
देखिए अब यहाँ पे तीन चीजें निकालनी हमें, के, एक्स और वाई। अब पहले इस क्वेश्चन को देखो, ए और बी हमें एक्स और वाई निकालना है। तो एक्स और वाई जो हमारे पास ए और बी की और रेट की अपन को वैल्यू दी जाती है, तो एक्स और वाई कैसे निकालते हैं वो आपको पता होना चाहिए। देखो आपने अगर बी की पावर निकालना चाहते हैं, ऑर्डर निकालना चाहते हैं, अभिक्रिया की कोटि निकालना चाहते हैं कि बी के सापेक्ष कोटि, बी के ऊपर कितनी कोटि आएगी, कितना ऑर्डर आएगा, और ए के सापेक्ष कितना आएगा। तो इसके लिए एक ट्रिक समझ लो, जब हमें बी के सापेक्ष निकालनी तो ए को स्थिर रखना, तो 0.10 और 0.10, देखो यहां से इसको हमने स्थिर रखा। ए की जो सांद्रता है वो 0.10 0.10, बी की सांद्रता देखो कितनी हो रही है, 30 से 10, मतलब 10 से 30 तीन गुनी हो रही है। कितनी गुनी हो रही है, 3 गुनी। जब बी की सांद्रता 3 गुनी हो रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना गुना हो रहा है, 2.27 से 6.81 हो रहा है, तो 2 3 6 3 गुना हो रहा है। समझो, जब ए को हमने स्थिर रखा तो बी की सांद्रता 3 गुनी होने पर उसकी अभिक्रिया की दर, जो अभिक्रिया की दर दी गई है, वो अभिक्रिया की दर भी अगर 3 गुनी हो रही है तो भाई कितना आ गया, पावर में एक ही तो आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि भैया बी की पावर एक, मतलब बी की पावर में एक आएगा, मतलब बी के सापेक्ष कोटि एक आएगी। अब उसी प्रकार हमें ए के सापेक्ष कोटि निकालनी है, तो बी को स्थिर रखो। अब बी कहां पर स्थिर है, 0.30 0.30, देखो ये स्थिर है। अब 0.30 0.30 स्थिर है, तो ए का देखो 0.10 से कितना हो गया, 0.20 हो गया, मतलब दुगना हो रहा है। अब ए को दुगना करने पर ये कितना हो रहा है, 6.81 से 13.62, ये भी दुगना ही हो रहा है। तो जब ए को दुगना किया तो अभिक्रिया की दर भी दुगनी हो गई, तो इसके सापेक्ष भी कोटि कितनी आएगी, एक ही आएगी। तो ए की पावर भी कितना आ गया, एक आ गया। तो हमें दोनों की कोटि पता चल गई, ए भी पता चल गया और बी भी पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है, के निकालना है। तो आप ए और बी की कोई सी भी वैल्यू रख दो और रेट रख दो, तो के की वैल्यू और आ जाएगी। चलो अब यहां से हमें पता चल गया कि भैया रेट जो है के, ए की पावर एक और बी की पावर एक आ गई। चलिए अब यहां पे अपन ए की वैल्यू 0.10 और बी की वैल्यू 0.30 रखते हैं। ए की वैल्यू हमने 0.10 और बी की वैल्यू 0.30 रखी और रेट रख दिया 6.81 गुणा 10 की घात -3 -4, ये -4 दिया। इसको सॉल्व करके हम निकालेंगे, तो 6.81 गुणा 10 की घात -4, तो के, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 10 गुणा 30 बटे में 100 बटे में 100, तो 10 की घात 4 नीचे आ गया। तो लगभग 6.81 गुणा 10 की घात -4 बराबर के 300 गुणा 10 की घात -4, 10 की घात -4 कट गया, तो के की वैल्यू आ गई 6.81 गुणा 300, तो ये के की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ये बताओ, जब के की वैल्यू पता है तो रेट निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें रेट निकालनी है। तो कितने कितने सांद्रता पे निकालनी है, 0.50 रख दो फटाफट से फॉर्मूला। तो रेट इक्वल टू के की वैल्यू कितनी है भाई, 6.81 गुणा 300, ए की वैल्यू कितनी है 0.50 की पावर एक, और बी की वैल्यू भी 0.50 की पावर। अब देखो आराम से क्वेश्चन करो, पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगी, पॉइंट हटाएंगे नीचे भी 100 आ गई, ठीक है ना। अब बताइए 6.81, एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई, पचम 25, तो 6.81 गुणा 25 बटे में 3 और गुणा 100 और 100 10 की घात 4 ऊपर जाएगी तो माइनस के 4। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 25 से कम 25, 25 अट्ठे 200 और 2 कितना हो जाएगा 202, 25 छिक्का 150 और 20 कितना हो जाएगा लगभग 170, और 3 का भाग लगाओ, 3 का भाग लगाएंगे तो लगभग 3 पंजे 15, कितना बचेगा 2 बचेगा, 20 हो गया, 3 छिंग 18, तो 20 में से 18 गए 2 बचेंगे, फिर पॉइंट लगा गया तो 22, 3 7 21 और 3 पंजे 15, तो 56.75 गुणा 10 की घात -4, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो आप देखेंगे कौन सा आंसर आ गया, 56.75 गुणा 10 की घात -4, आंसर आ गया आपका ए आंसर। ये क्वेश्चन है, ये लेंथी क्वेश्चन है, ये पिछले 2022 के क्वेश्चन थे जो शायद छोड़ने वाले थे, क्योंकि पहले 50 में से 45 क्वेश्चन करने के होते थे, 5 क्वेश्चन छोड़ने के होते थे, ठीक है, 45 नहीं 40 करने थे, नीट में होते 45 करने होते थे,
और आपके सीयूटी में तो 10 क्वेश्चन छोड़ने होते थे। तो उस टाइम ये क्वेश्चन अधिकतर लोगों ने छोड़ा ही होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल पार्ट, ठीक है ना। पर ये लेवल आप देख लो कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करो। द रोल ऑफ कैटलिस्ट इज टू चेंज। भाई कैटलिस्ट का काम क्या होता है, उत्प्रेरक का काम क्या होता है वो समझो। उत्प्रेरक क्या करता है, हमेशा एक बात ध्यान रखना, उत्प्रेरक, अब एक पॉइंट में समझा दूं पहले, रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टिंग, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, समझो, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। याद रखना थ्योरी के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, इसलिए जो थ्योरी में पढ़ा रहा हूं वो ध्यान रखो। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, अ फैक्टर अफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। फर्स्ट, पहला होता है सांद्रता, जिसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। याद रखना, जब भी हम कंसंट्रेशन, सांद्रता को जब भी हम बढ़ाएंगे, सांद्रता को यदि हम बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर भी बढ़ेगी। जितना ज्यादा आप अमाउंट में आप कोई चीज लोगे, क्रियाकारक लोगे, तो हमेशा अभिक्रिया की दर भी बढ़ेगी। पॉइंट याद रखना। दूसरा पॉइंट याद रखना, फिजिकल स्टेट की बात करें, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, क्रियाकारक की अवस्था, सबसे जल्दी कौन सी अवस्था है जो क्रिया करती है, तो सबसे जल्दी रिएक्शन कर सकती है गैस, और फिर लिक्विड, और फिर सॉलिड। याद रखना, सबसे जल्दी रिएक्शन करती है गैस, फिर द्रव, फिर उसके बाद ठोस। याद रखना पॉइंट। तीसरा पॉइंट, तापमान मतलब टेम्परेचर। यदि रेट ऑफ रिएक्शन अगर हमें बढ़ानी है तो तापमान को अगर आप बढ़ाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी। सीधी सी बात है, चाय अपन धीमी, अपन 300 डिग्री पे चला रहे तो चाय बन रही थी, बहुत धीमी धीमी बन रही थी, हमने सीधे 1000 डिग्री कर दिया तो चाय जल्दी बन गई। तो रेट ऑफ रिएक्शन तभी बढ़ेगी जब तापमान को आप बढ़ाएंगे। चौथा पॉइंट याद रखना, अपन बात करेंगे सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, याद रखना, क्रियाकारक का सतह क्षेत्रफल, जितना ज्यादा सतह क्षेत्रफल होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। याद रखो, कैसे बढ़ेगी, ऐसे बढ़ेगी, आपको शक्कर घोलना दे, शक्कर अपन घोल रहे हैं, 1 किलो शक्कर एक ग्लास में या अपन किसी छोटे से बर्तन में घोल रहे हैं, और अपन एक ड्राम ले लिया, उसमें 1 किलो शक्कर को घोला जा रहा है, तो सबसे जल्दी कहाँ घुलेगी शक्कर, जी बताओ। ड्रम में जल्दी घुल जाएगी, क्योंकि उसको एरिया बहुत ज्यादा मिल गया। फिर वो फटाफट से अपन थोड़ा सा भी ऐसे थोड़ा सा भी डंडा एक बार हिला दो तो पूरा के पूरा, ये आप समझोगे पूरा का पूरा सभी जगह उसको जगह मिल जाएगी घुलने के लिए। फिर उसकी गतिज ऊर्जा और बढ़ जाएगी, तो जिससे उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो वो जल्दी रिएक्शन करेगा, अभिक्रिया की दर और तेज, और फिर वो पूरी तरह से घुल जाएगी। तो याद रखना, जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, उतनी जल्दी वो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी। पांचवा पॉइंट, अपन उत्प्रेरक की बात करें, कैटलिस्ट की बात करें, ये पॉइंट समझो अच्छे ढंग से। कभी भी कोई रिएक्शन होती है वो बहुत धीमी चल रही है, उसको हमें तेज करना है, तो उसमें कैटलिस्ट डाल दो, उत्प्रेरक डाल दो, तो आसानी से वो क्या हो जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। तो कैटलिस्ट डालने से रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा बढ़ती है, अभिक्रिया दर भी बढ़ेगी। एक छठवां पॉइंट ये ध्यान रखना, एक्टिवेशन एनर्जी याद रखो, जिसको हम बोलते हैं सक्रिय ऊर्जा भी बोलते हैं, सक्रिय ऊर्जा भी बोला जाता है। सक्रिय ऊर्जा का मतलब क्या होता है समझो। सक्रिय ऊर्जा का मतलब होता है, जैसे कि हमने H2 प्लस I2 से जो दोनों को क्रिया कराई तो 2HI बन गया। तो बेटा इसमें याद रखना H और H के बॉन्ड है, इसमें I और I के बॉन्ड है, तो ये रिएक्टेंट है। तो जैसे ही हमने उसको ऊर्जा दी तो ऑटोमेटिक जो बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाते हैं और ये बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो HI ये बॉन्ड बनेंगे और ये बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिक एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये बॉन्ड टूटेंगे और ये बॉन्ड बनेंगे, और फिर फाइनली जो बॉन्ड पूरी तरह से टूट जाएगा तो HI अलग हो जाएगा, ये HI अलग हो जाएगा, तो कितने HI बन जाएंगे, 2 HI बन जाएंगे।
ये प्रोडक्ट बन जाएगा और ये स्टार्टिंग में रिएक्टेंट था, तो ये ध्यान रखो। पर इनका बॉन्ड का टूटना और दूसरा बॉन्ड के बनने में जितनी ऊर्जा लगी थी उसी को ही हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, उसी को ही हम बोलेंगे सक्रिय ऊर्जा बोलेंगे। याद रखना, एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब ही वही होता है कि भाई कोई भी क्रिया कारक को अगर उसके बंधों को तोड़ने में और नए बंध के बनने में जितनी ऊर्जा लगती है उसी को हम एक्टिवेशन बोलते हैं, सक्रिय ऊर्जा बोलते हैं। अब ये बताओ, यदि हम किसी भी क्रिया, बहुत धीमी धीमी क्रिया चल रही थी, बहुत स्लो स्लो बॉन्ड टूट रहे थे, हमने कैटलिस्ट डाल दिया, हमने उत्प्रेरक डाल दिया, तो जल्दी बॉन्ड टूटेंगे और दूसरे बॉन्ड भी जल्दी बनेंगे, तो सक्रिय ऊर्जा उस टाइम क्या हो जाएगी, घट जाती है। तो याद रखना, एक पॉइंट अच्छे से समझ लो, कैटलिस्ट डालने से, उत्प्रेरक को डालने से हमेशा हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, अभिक्रिया की दर बढ़ती है, अभिक्रिया की दर बढ़ती है, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक डालने से क्या होगा भाई, जो रिएक्शन स्लो हो रही थी, स्लो हो रही थी, बहुत स्लो हो रही थी, वो बॉन्ड बहुत धीमे धीमे टूट रहे थे, बहुत धीमे धीमे जुड़ रहे थे, तो वो एक्टिवेशन एनर्जी अपन को बहुत ज्यादा लेनी पड़ रही थी भाई, ज्यादा लेनी पड़ी, ज्यादा ऊर्जा लेनी पड़ रही थी, तब जाके वो बॉन्ड टूट पा रहे थे। पर हमने कैटलिस्ट लेने से वो क्या हुआ, जल्दी फास्ट होने लगे, तो हमें कम ऊर्जा में जल्दी बॉन्ड टूट गए और कम ही ऊर्जा में जल्दी बन भी गए, तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी क्या लगी, कम लगी, इसको बनने में कम ऊर्जा लगी कैटलिस्ट को डालने से। तो जब भी उत्प्रेरक डालोगे तो सक्रिय ऊर्जा घटती है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। ये पॉइंट हमेशा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन अब आप बनाओगे, अब क्वेश्चन को समझो, उत्प्रेरक की भूमिका क्या होती है, क्या ये गिब्स एनर्जी का बताता है? बेटा गिब्स एनर्जी के बारे में हमने जिंदगी में नहीं पढ़ा। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, बेटा एंथैल्पी होती है पूरी क्रिया की ऊर्जा को हम बोलते हैं एंथैल्पी, तो पूरी क्रिया का कोई संबंध नहीं होता उत्प्रेरक से। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल इसी से ही संबंध होता है। उत्प्रेरक जब डालोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑटोमेटिक कम हो जाती है और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, ठीक है ना। ये पॉइंट याद रखना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कोई मतलब। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिक्वायर 6.96, समझो एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक एक की सांद्रता उसके मूल मान के 25% तक कम करने के लिए, क्वेश्चन को समझो, अभी हमने क्वेश्चन थोड़ी देर पहले ही पढ़ा हुआ, 25% तक करने के लिए, मतलब 100% का 25% बचा है, मतलब कितना परसेंट कंप्लीट हो गया, 75% कंप्लीट हो गया है, और 75% कंप्लीट होने में 6.96 महीने लग रहे हैं। मतलब 100% कोई चीज थी हमारे पास कोई चीज 100% थी, तो 100 की 50 बचेगी, 50 की 25 बचेगी, तो 25% बचने तक उसको 6.96 मंथ लग रहे हैं, इतने महीने लग रहे हैं। तो आपसे पूछ रहा है भैया अर्धायु बताओ, हाफ लाइफ बतानी है, तो ये टी हाफ बताना है। तो बताओ भाई कितने टी हाफ लगे, कितने अर्धायु काल लग रहे हैं, 2। तो जब 2 टी हाफ लग रहे हैं कितने समय में, 6.96 मंथ में, तो बताओ एक अर्धायु काल कितने के बराबर हो जाएगा, 2 का भाग लग जाएगा। तो बताओ 2 का भाग लगे कितना आएगा, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 8 16, 3.548 वॉट, ये आ जाएगा। तो आंसर कौन सा आ गया, बी। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को अगर अच्छे ढंग से पढ़ पाओगे तो आराम से आंसर बना पाओगे। वो ये साफ सा बोला, प्रथम कोटि की अभिक्रिया बोल दी, ए की सांद्रता कितनी रह गई, 25%, तो भाई 25% तक पहले पहुंचाओ, तो 100 से 50, 50 से 50, बस यही पॉइंट जिसको समझ में आ जाता है अपने आप आंसर तो निकाल दो। ये पॉइंट समझ में आता कि भाई यहां से यहां पे जाना है अपन को। जब भी प्रथम कोटि और कभी भी ऐसा कोई आए परसेंटेज वाला संबंध कभी भी आए, तो आप 100% से लेकर चले जाना, अपने आप आंसर निकल के आएगा। अब इतने में 6.96 तो 2 अर्धायु काल में इतना तो निकल के आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो समझो, वो ये बोल रहा है अभिक्रिया x + y से z है, उसका वेग नियम दिया हुआ, मतलब रेट दिया हुआ है, वेग को हम बोलते हैं रेट अभिक्रिया की दर, जो अपन को kx और y की पावर 3 दी, kx और y की पावर 3 दी गई है। मतलब आपको ये दिया हुआ है रेट, जो दिया हुआ है k
एक्स और बाई की पावर 3 दी गई है। अब वो बोल रहा है कि बर्तन के आयतन को उसके पहले वाले आयतन से 1/3 कर दिया जाए, मतलब जो आयतन है उसको 1/3 कर रहे हैं, तो अभिक्रिया की दर बताओ कितनी है। बेटा आयतन का संबंध तो जिंदगी में नहीं पड़ा, तो इसको समझो। कंसंट्रेशन, सांद्रता का फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि भाई क्या होता है, मोलों की संख्या बटे आयतन होता है, मतलब मोल प्रति लीटर ही तो होता है। तो आयतन तो लीटर, लीटर का मतलब आयतन, और ये सांद्रताएं होती हैं तो लीटर हमेशा कहां चलेगा, आयतन हमेशा नीचे चलता है। तो आप समझो कि रेट जो आएगी के आयतन, तो एक्स है कोई दिया हुआ है, तो ऊपर हमने 1 मान लिया, और आयतन को कितना कर रहे हैं 1/3, तो 1/1/3, 1/1/3 का क्यूब, ये हमें करना पड़ेगा। नहीं ठीक है ना, आप इसको x मान लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर x मान लो और इसको बाई मान लो, ठीक है ना। पर आयतन कहां चलता है, लीटर है, नीचे चलेगा, तो 1/3 करना पड़ेगा, तो 1/3 मतलब नीचे लीटर की 1/3 और यहाँ पे भी 1/3। अब इसको सॉल्व करो, तो रेट डैश जो आ जाएगा कि ये 3 कहां जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा 3x, ये 3 कहां जाएगा ऊपर, तो 3x की पावर कितना हो गया 3। तो बताओ रेट डैश, तो 3 तो ये है ही, और 3 की पावर 3 कितना होगा 27, और ये यहां पे कितना दिया है के एक्स और बाई की, यही तो है, तो 27 दिया 81, और ये के एक्स बाई क्यू को हमने क्या बोला है रेट। तो ये ध्यान रखना, जो नई रेट जो आई है वो कितनी गुनी हो गई, 81 गुनी हो गई है, तो 81 गुना बढ़ जाएगा, आंसर आ जाएगा बी, 81 गुना बढ़ जाएगी। तो जब भी 1/3 जी अपन को ये दिया हुआ है, घातों से पता चल जाएगा, 3 लिखा है, भले ही हमें 1/3 नहीं पता, हमें नहीं पता, पर 3 लिखा है तो एक बार 3 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, एक बार यहाँ पे 3 लिखा, 3 की पावर 3 27, और एक बार 3 यहाँ 81 गुना, 2 आता तो यहाँ पे 2 लिख लेते, तो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 2 की घात 3 8 हो जाता, और यहाँ पे 2 8 दूनी 16, 16 गुना हो जाता 1/3, याद रखना, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन को पहले एक बार पढ़ो अच्छे से। हाँ हाँ, अब देखो इस क्वेश्चन को समझो, ग्राफ वाले क्वेश्चन भी आते हैं, अब इसको समझो। एक्चुअल में ग्राफ में ये दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी दी गई है, ये आपको दी गई है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा दी गई है, और ये फ्रैक्शन ऑफ, ये आपके मॉलिक्यूल दिए हैं, अणुओं के अंश दिए हुए हैं, अणुओं के अंश। इसका मतलब क्या है समझो, हमारे पास, मैं आपको समझाता हूं, ए प्लस बी, यहां से प्रोडक्ट बना, यहां से उत्पाद बना, ये ए है ये बी है, ये क्या है रिएक्टेंट है, क्रियाकारक है। जब भी प्रोडक्ट बनता है, जब भी उत्पाद बनेगा, तो ये आपस में टूटेंगे, टूटने के बाद जब ये कोई दूसरे कण जुड़ेंगे तब जाके उत्पाद मिलेगा, सीधी सी बात। तो ये टूटेंगे तो छोटे छोटे कण में टूटेंगे, और जो छोटे छोटे कण में टूटेंगे उन्हीं को बोलते हैं अणुओं के अंश। तो अणुओं के अंश, तो जैसे जैसे वो टूटेंगे तो वो कण क्या होंगे, भागेंगे, तो उनकी जैसे जैसे गति ऊर्जा बढ़ेगी, इस पॉइंट को समझना, जैसे जैसे वो बॉन्ड जो टूटेंगे कण, तो जो कणों की संख्या तो टूटने के बाद बढ़ेगी, देखो ऊपर की तरफ भी बढ़ते जा रहे हैं, और वैसे वैसे वो गति भागेंगे तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, तो धीरे धीरे गति ऊर्जा बढ़ती आएगी और वो कण टूटते हुए चले जाएंगे, और एक टाइम जब आएगा उस टाइम पे कण टूटना बंद हो जाएंगे, चाहे हम चाहे कितनी भी गतिज ऊर्जा बढ़ा दें, पर अब वो और छोटे कणों में टूटना बंद हो जाएंगे, फिर वो कण इतने ज्यादा हो जाएंगे कि वो धीरे 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 वो अणु क्या होंगे, आपस में जुड़ते हुए चले जाएंगे। सीधी सी बात है, चाय पत्ती ली और हमने दूध लिया, तो चाय पत्ती जब हम गर्म करते हैं तो चाय पत्ती टूटने लग जाती है बहुत छोटे छोटे कणों में, तब फिर उसके कणों से जुड़ जाती है, और जुड़ने के बाद में फिर हम चाहे कितना भी गर्म करें, फिर अब वो टूटना बंद हो जाएगा, चाहे हम कितना भी 1000 डिग्री 2000 डिग्री ले लो, अब वो कण टूटना बंद हो जाएंगे, क्योंकि हमारा चाय अब वो कण उत्पाद बन गया है।
तो वही चीज समझने में आना चाहिए। तो यहाँ पे ये पॉइंट जो बता रहा है कि ये जो दिया हुआ है ये क्या है, ये पॉइंट क्या है, इसका मतलब क्या है, ये ए पॉइंट क्या है, वो ये समझा ग्राफ में ए क्या है। तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है? नहीं, ये दहली ऊर्जा नहीं होती। दहली ऊर्जा एक अलग चीज होती है, वो एक्टिवेशन एनर्जी में आती है, इसमें नहीं आती है, या आता है। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल ये गतिज ऊर्जा से संबंधित है। तो ये गतिज ऊर्जा का एक पॉइंट है, वो अधिकतम गतिज ऊर्जा है जिसमें कणों की संख्या अधिकतम है। ये वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है जिस पर कणों की संख्या अधिकतम होती है, इसी को हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। सबसे संभावित गतिज ऊर्जा यही होती है। इसके बाद चाहे तुम कितनी भी ऊर्जा बढ़ा देना, कणों की संख्या नहीं बढ़ेगी। देखो धीरे धीरे गति ऊर्जा तो बढ़ती आ रही है, लेकिन कणों की संख्या धीरे धीरे कम होती आ रही है, कम होती आ रही है, कम। तो यही वाला पॉइंट होता है। इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा कण आपको मिलेंगे, इतनी ऊर्जा। ठीक है ना, ये पॉइंट याद रखना। प्रभावी टक्कर ही तो, प्रभावी टक्कर के बाद में ही कणों की संख्या बढ़ी तो उस गति ऊर्जा पर। वो प्रभावी टक्कर अभी हम कैटलिस्ट में पढ़ेंगे, जब हम उत्प्रेरक की बात करेंगे। टक्कर का सिद्धांत वो अलग है, ठीक है ना, अभी नहीं, ये ध्यान। चलो नेक्स्ट। अब इस पॉइंट की बात करो, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अनकरेक्ट। भाई गलत बताना है आपको, गलत बताना है। कैटलिस्ट इज रिवर्सिबल इज विद रिस्पेक्ट टू द यूज ऑफ कैटलिस्ट इज इन रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब समझो, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में उत्प्रेरक के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। भाई अगर हम कैटलिस्ट का उपयोग कर रहे हैं तो भैया कैटलिस्ट का काम क्या होता है, पहले ये समझो। कैटलिस्ट का काम होता है, उत्प्रेरक का काम होता है किसी भी क्रिया की दर को बढ़ाना, चाहे वो आगे की दिशा में हो चाहे वो पीछे की दिशा में हो, दोनों दिशाओं में वो क्रिया की दर को बढ़ाता है। बस ये पॉइंट हमेशा याद रखो, दोनों दिशाओं में बढ़ाएगा। अगर वो ए से बी बनाएगा तो वही बी से ए भी बनाएगा, तो क्योंकि वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया की बात हो रही है। उत्क्रमणीय क्रिया होती है जो दोनों दिशाओं में होती है, और अनुत्क्रमणीय क्रिया होती है जो एक ही दिशा में। तो उत्क्रमणीय में दोनों दिशाओं में, चाहे आगे से पीछे आओ चाहे पीछे से आगे आओ, दोनों दिशाओं में क्रिया की दर को बढ़ाने का काम किसका होता है, उत्प्रेरक का। अब वो गलत पूछ रहा है वो समझो। चलो अब पढ़ो पहला पॉइंट। उत्प्रेरक केवल अग्र दिशा की क्रिया को बढ़ाता है। बेटा अग्र के अलावा पश्च को भी बढ़ाएगा, दोनों दिशाओं में बढ़ाएगा। तो बेटा यही गलत हो गया, साफ साफ यही गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे उत्क्रमणीय अभिक्रिया की बात हो रही है, रिवर्सिबल रिएक्शन की बात हो रही है। और रिवर्सिबल में अग्र और पश्च, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन की बात होती है। तो दोनों क्रियाओं की दर को बढ़ाएगा, ना कि आगे वाली। दूसरा पॉइंट पढ़ो, इसमें लिखा हुआ है उत्प्रेरक अग्र और पश्च अभिक्रिया की दोनों की दर को बढ़ा। बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, सही है। तीसरा पॉइंट पढ़ो, समग्र अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा को घटाता है। ये तो हमने पहले ही पढ़ के बैठे। जैसे ही हम उत्प्रेरक मिलाते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी, उसकी जो सक्रिय ऊर्जा होती है वो कम हो जाती है। ये तो सही है। अगला पॉइंट, उत्प्रेरक स्वयं किसी रासायनिक परिवर्तन से नहीं गुजरता। देखो उत्प्रेरक कभी भी किसी भी रासायनिक परिवर्तन, जैसे कि लोहे में जंग लग रही है, वो लग रही है 1 साल में 2 साल में। अगर हमने कोई उत्प्रेरक डाल दिया तो लोहे में जंग लगना बहुत जल्दी लग जाएगी। कोई उत्प्रेरक डाल दिया तो क्या वो उत्प्रेरक इसके साथ क्रिया करेगा? नहीं, कभी भी किसी भी रासायनिक परिवर्तन नहीं करता। केवल उत्प्रेरक काम क्रिया की दर को बढ़ाना घटाना होता है। यह केवल अपन इस वाली चैप्टर में क्रिया की दर को बढ़ाना सीख रहे हैं, घटाना नहीं। ठीक है, तो याद रखना आंसर है ए। चलो अगला देखिए, इस पॉइंट को समझो। देखो पहले मैं अब पूरे जितने भी ग्राफ है, पहले एक ग्राफ को एक ही लाइन में पहले मैं समझा देता हूं, फिर आप पूरे क्वेश्चन एक ही बार में लगा डालना। ठीक है ना, एक बार में पूरे ग्राफ समझ लो पहले, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है ग्राफ से भी। देखो समझो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बड़े जीरो ऑर्डर को हम बोलते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। इसमें याद रखना जो रेट होती है वो के, जैसे हमारे पास ए से बी है तो ए की पावर क्या हो जाएगा, 0। तो रेट हमेशा किसके इक्वल होगी, के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी, के। ये ध्यान रखना, ये हमेशा चाहे कितना भी टाइम हो, चाहे कितनी भी सांद्रता बढ़ाओ, के की इक्वल होगी। ठीक है ना, एक पॉइंट हमें याद रखना है। दूसरा पॉइंट, इसकी एक समीकरण की बात करो, इक्वेशन की बात करो, वो याद रखना। आर टी इक्वल टू होता है माइनस के टी प्लस आर नॉट होता है। एक हमें ये याद रखना, एक हमें ये याद रखना।
एक अर्धायु काल याद रखना है, अर्धायु काल हमेशा याद रखो, इसको हम टी हाफ से दर्शाते हैं। तो टी हाफ इक्वल टू होता है कितना, कितना होता है आर नॉट या ए नॉट, जो भी हम लेना है। हमारे पास हमने ए लिया है तो हम ए नॉट अपॉन के होता है। हाँ 2 के ले लो या ए के ले लो, ठीक है ना। ये 3 फॉर्मूले हमें याद रखना, ठीक है ना, ये फॉर्मूले। अब इससे अपन ग्राफ बनाते हैं, चलो इसका बनाते हैं। हमने कंसंट्रेशन ली, कंसंट्रेशन जिसको हम बोलते हैं सांद्रता, और यहां पे ले ली अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर रेट। चाहे हम कंसंट्रेशन, क्या इसके अंदर कंसंट्रेशन थी, सांद्रता थी, नहीं, तो सांद्रता की पावर 0 तो वो तो बन हुई, केवल के पे डिपेंड कर रही है। चाहे हम कितनी भी कंसंट्रेशन बढ़ा लो और अभिक्रिया की दर बिल्कुल एक ही जैसी रहेगी, तो इसका ग्राफ जो बन जाएगा। अगला इसका ये ग्राफ बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी, चाहे अपन 10 किलो लो, चाहे 15 किलो, चाहे 20 किलो, उसकी दर हमेशा फिक्स रहेगी। तो कंसंट्रेशन देखो धीरे धीरे बढ़ती आ रही है, और ये अभिक्रिया की दर ऐसे बढ़ती है, पर एक जगह वो कांस्टेंट हो जाएगी। क्यों कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि चाहे कितनी भी कंसंट्रेशन ले लो, अभिक्रिया की दर हमेशा किसके बराबर होती है, के की। जितनी के की वैल्यू होगी उतनी ही अभिक्रिया की दर होगी, वो भी पूरे एक फिक्स रहेगी, ये कभी नहीं बढ़ेगी। अब इसकी बात करो, आर टी इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर जीरो, तो इसको अपन, इसको संबंध को अपन इसको इस तरीके से व्यक्त करेंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बताओ भाई, इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो y की जगह हम लेंगे आर टी, तो ये y एक्सिस होती है, ये आर टी होता है, और m x किसके गई, t होता है समय के बीच ग्राफ लेंगे। आर नॉट मतलब c, ये अपन ने कोई एक c फिक्स कर लिया, और स्लोप कितना है, माइनस की है, तो माइनस स्लोप हमेशा नीचे डायरेक्शन में, क्योंकि नेगेटिव स्लोप है, तो यहाँ पे जो स्लोप है वो माइनस के बराबर है। स्लोप जिसको हम बोलते हैं प्रवणता, ये नेगेटिव है, इसलिए ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। यहां तक जो वैल्यू है वो आर नॉट है, यहां से लेकर यहां तक एक फिक्स वैल्यू, तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है। इसके के लिए बात करें तो यहां पे आप बात करो अर्धायु काल का किससे संबंध है, ए नॉट से। यदि ये ए नॉट है, ये टी हाफ है, ए नॉट को हम बोलते हैं सांद्रता, टी हाफ को बोलते हैं अर्धायु काल, हाफ लाइफ। तो जैसे जैसे ए नॉट बढ़ेगा वैसे वैसे अर्धायु काल बढ़ेगा, बढ़ता जा रहा है सीधा। क्योंकि ये सीधा क्यों होगा, क्योंकि इसका ग्राफ ऐसे है, y इक्वल टू एम एक्स, कोई प्लस में कुछ भी नहीं जुड़ा है, तो यहाँ पे x जे नॉट, m पूरा 1/2 के बाई जे दिया होगा, तो x और y के बीच में ग्राफ बनेगा, बिल्कुल सीधा ग्राफ बनता है। ये ध्यान रखिए, ये हमें याद, ये जीरो ऑर्डर की कहानी है, याद रखिए। अब हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे। देखो फर्स्ट ऑर्डर, प्रथम कोटि, ए से बी है, तो बताओ ये रेट जो होगी, दर होगी, वो के ए की पावर, फर्स्ट ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ए की पावर। अगर इसका हम ग्राफ अगर बनाएं, बताओ रेट ऑफ रिएक्शन, दर का ग्राफ ए के साथ बनाएंगे, तो देखो अब ए के वो समानुपाती है, अभी ए हैगा ना, तो जैसे जैसे ए बढ़ेगा वैसे वैसे रेट बढ़ेगी, तो इसका ग्राफ सीधे ऐसे, जैसे जैसे ए बढ़ेगा वैसे वैसे रेट, तो सीधे ग्राफ। दूसरा, इसकी जो समीकरण होता है, इसका समीकरण होता है, याद करना, लॉग आर टी इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट होता है, लॉग आर नॉट होता है, लॉग आर नॉट, और अपॉन में 2.30 ये होता है। इसको भी अपन इक्वेशन को इससे कर लो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो सी जे है, एम की है, और y की जगह है, x की है, t है, तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा, y का संबंध किससे, लॉग आर टी से, तो y का संबंध है लॉग आर टी, तो यहाँ पे लॉग आर टी लेंगे। x का संबंध t से है, तो यहाँ पे x एक्सिस पे t लेंगे, और लॉग आर सी है, तो हमने एक पॉइंट ले लिया बाई एक्सिस सी नॉट, जिसकी यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितनी है, लॉग आर नॉट है। निगेटिव स्लोप है तो नीचे की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे जो स्लोप होगा उसकी वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू माइनस के बटे 2.303, माइनस के 2.303, ये ध्यान रखो।
ये होता है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। एक और बात अच्छे से सुन लो, मैं आपको इसमें एक और चीज बता दूं, k इक्वल टू होता है, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 2.303 लॉग फाइनल इनिशियल अपॉन फाइनल आर नॉट अपॉन आर, ये पढ़ा। अगर मैं इसको यहां पे इसको जगह लेके आऊं तो के टी अपॉन 2.303 इक्वल टू और लॉग आर नॉट अपॉन आर, ये भी तो आ सकता है। अगर मैं इसको बाई लेता हूं तो इसको mx लेता हूं, तो इसका ग्राफ अगर बनाना हो तो कैसे बनेगा? आपको पता है बाई एक्सिस पे मुझे लॉग आर नॉट अपॉन आर लेना पड़ेगा, तो लॉग आर नॉट अपॉन आर, और एक्स पे क्या लूंगा मैं, टी। अब इसमें पूरा ये दिया है, तो बाई इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ हमेशा कैसे आता है, सीधे जाता है। इस पे प्रवणता कितनी है, स्लोप कितना है, तो स्लोप वही रहेगा एम इक्वल टू के 2.303। ये प्लस में है स्लोप, इसलिए ऊपर की तरफ जा रहा है। ये नेगेटिव था स्लोप, इसलिए ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो नेगेटिव स्लोप होगा तो हमेशा नीचे की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव होगा तो ऊपर की तरफ जाएंगे। तो हमने ये प्रथम कोटि का एक फॉर्मूला पढ़ा था स्टार्टिंग में, ये फॉर्मूला होता है, इससे हमने एक ये संबंध निकाला, ये इसका क्वेश्चन पहले 2022 में आ चुका है, तो अभी हम इससे क्वेश्चन अभी करने वाले हैं। अब फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला पूछेगा। इसका अर्धायु काल निकालो। अर्धायु काल फर्स्ट ऑर्डर का कितना होता है, टी हाफ इक्वल टू, याद कर लेना, 0.693 अपॉन के होता है। तो यहाँ पे ए से कोई संबंध ही नहीं है, इस पे कहीं सांद्रता दी गई है, नहीं दी गई, तो यहाँ पे सांद्रता नहीं है, तो टी हाफ और सांद्रता कंसंट्रेशन की कोई भी नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है, तो सांद्रता चाहे कितनी भी बढ़ा लो, उसका अर्धायु काल हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है, क्योंकि इसमें सांद्रता नहीं। तो ये भी हमें याद रखना है। तो फर्स्ट ऑर्डर में ये कहानी है, ये ध्यान, और जीरो ऑर्डर में ये ग्राफ बनेगी। यही ग्राफ है, इन ग्राफ में से एक क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा, कंफर्म में लिख लेना, ये ध्यान रखो, कंफर्म। एक और, एक होता है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इसको और देख लो, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। बेटा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया जो होती है उसमें एन की वैल्यू याद रखना 2 होती है, एन की वैल्यू 2 होती है सेकंड ऑर्डर में। अब सेकंड ऑर्डर में क्या है, एक बात अच्छे से समझो, यहाँ पे जो रेट की बात करेंगे तो के ए की पावर यहाँ पे 2 आए, ऑर्डर 2 है, तो ऊपर घात कितनी आएगी, 2 आएगी। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे रेट और सांद्रता का, तो यहाँ पे भी सेम ग्राफ बनेगा, ए स्क्वायर और ए में सीधे ग्राफ, क्योंकि सांद्रता जैसे जैसे बढ़ेगी रेट भी बढ़ेगी, तो ये ग्राफ बन जाएगा। दूसरा इसका इक्वेशन, इसका समीकरण जो होता है वो k इक्वल टू 1 अपॉन टी 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर नॉट, ये होता है, ये ध्यान रखना। तो इसका जो ग्राफ बनता है, इसको अगर हम सॉल्व कर लें एक बार अच्छे से, तो के टी इक्वल टू 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर नॉट, ये इस साइड जाएगा तो 1 अपॉन आर इक्वल टू आएगा के टी प्लस 1 अपॉन आर नॉट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कराते हो, तो y और एम एक्स, एम पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पे, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ y और एम एक्स में, तो y की जगह लिखेंगे 1 अपॉन आर, और c की और x की जगह लिखेंगे t, c की जगह 1 अपॉन आर नॉट, यहाँ पे 1 अपॉन आर नॉट यहाँ से यहाँ तक मान लिया, और इसका स्लोप पॉजिटिव है इसलिए ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, और जिसका स्लोप होगा k के बराबर। ये सेकंड ऑर्डर की कहानी, ये सेकंड ऑर्डर है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। इसका अर्धायु काल की बात करें तो इसका अर्धायु काल तो बस आप लोग याद कर लो, टी हाफ की वैल्यू इसके अंदर क्या होती है, जीरो ऑर्डर का जस्ट उल्टा, जीरो ऑर्डर का जस्ट उल्टा होता है। उसमें याद रखना, उसमें हमेशा ए नॉट ऊपर था, अब ए नॉट नीचे आ जाएगा, बस और कुछ नहीं। हाँ, ऊपर के और नीचे ए नॉट, सांद्रता नीचे आ जाएगी, ठीक है, सांद्रता नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे भी सीधे सीधे ग्राफ यही बनेगा, ए नॉट 1 अपॉन ए नॉट और टी हाफ के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो सीधा ग्राफ, क्योंकि यहाँ पे भी y इक्वल टू एम एक्स, एक्स की जगह हम 1 अपॉन ए नॉट ले रहे हैं, एम की जगह के ले रहे हैं,
इस पर सब पे क्वेश्चन आए हुए हैं 2022 में, अभी क्वेश्चन में कराने वाला हूं, सब देखना, अभी लगातार क्वेश्चन है, लगातार। देखो अब आप इस वाली की कहानी देखो, बताओ भाई कंसंट्रेशन टाइम, बताओ भाई, सांद्रता और समय के बीच में जो ग्राफ दिया गया है, स्लोप है नीचे, टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा तो ये ध्यान रखो कंसंट्रेशन धीरे 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 कम। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये ध्यान रखो, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, लॉग वगैरह नहीं लिखा, तो लॉग नहीं लिखा तो कंसंट्रेशन को हम RT और ये एक्स की, तो ये फॉर्मूला इसका जो बनता है वो फॉर्मूला बनेगा RT इक्वल टू माइनस KT प्लस R0। यही वाला ग्राफ होता है, ये अभी हमने जस्ट पढ़ा था, याद करो RT और यहाँ पे T के बीच ग्राफ हमने यहाँ पे लिया था, ये R0 था, और इसका जो ग्राफ बना था वो माइनस K के बराबर। तो ये वही वाला तो ग्राफ है, सेम कम हो रहा है, यहाँ लॉग नहीं है, लॉग होता तो फर्स्ट ऑर्डर हो जाती, बिना लॉग वाला है तो जीरो ऑर्डर, ऐसे याद कर लो। अगर कभी लॉग दिया जाए यहाँ पे तो वो फर्स्ट ऑर्डर होती है, फर्स्ट ऑर्डर प्रथम कोटि होती है, बिना लॉग वाला दिया है नीचे की तरफ तो जीरो ऑर्डर आंसर आ जाएगा। ये देखो, चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 12 से हम 13 नंबर पे, देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ, अब ये दिया हुआ है, इसको मैं अच्छे ढंग से यहाँ पे लिख दूं, लॉग R0 अपॉन R दिया हुआ है, ये टाइम है और ये पॉजिटिव स्लोप है, याद रखो 2.303 स्लोप दिया हुआ पॉजिटिव। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, ये किसका ग्राफ था, लॉग वाला जो ग्राफ होता है वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए होता है, पर वो ये बोल रहा है कि किस क्रिया के लिए लागू नहीं है। तो एक बात अच्छे से मैं आपको समझा दूं, कभी भी कोई भी क्रिया किसी भी धातु पे सरफेस पे क्रिया कराई जाती है, धातु के सरफेस पे, जैसे कि किसी भी कैटालिटिक, कभी भी आपने धातु ले लिया, कभी भी उत्प्रेरक अपन धातु का ले लेते हैं, उत्प्रेरक लेते रहते हैं, कोई भी धातु ले लेते हैं, तो वो हमेशा जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं होती, याद रख लेना। जैसे कि यहाँ पे आपने पहली वाली रिएक्शन में प्लेटिनम लिखा हुआ है, तो प्लेटिनम धातु की उपस्थिति में क्रिया की जा रही है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो ये जो ग्राफ है इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, लागू नहीं होगा। तो याद रखना जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, धातु की उपस्थिति में होती है, एरो के ऊपर कभी भी धातु दिख जाए तो वो शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी, जीरो कोटि। और ये ग्राफ दिया है वो फर्स्ट ऑर्डर का, ये सब फर्स्ट ऑर्डर वाले, बस केवल एक वाले को छोड़, तो यही वही वो चीज नॉट एप्लीकेबल, लागू नहीं है पहले वाले, ठीक है, याद रखना। कभी गोल्ड सरफेस की उपस्थिति में क्रिया हो जाती है, कभी प्लेटिनम की उपस्थिति में हो जाती है, कभी आयरन की उपस्थिति में हो जाती है, वो सब जीरो ऑर्डर, कोई भी धातु, याद कर लो। अगला, अब देखो अभी हमने ग्राफ ही ग्राफ पढ़े, पूरे ग्राफ आ गए एक ही क्वेश्चन के अंदर, एक ही क्वेश्चन के, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पिछले साल 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछे हैं लगातार। क्वेश्चन को देखो, अब आप खुद देखना, अभी हमने पढ़ा था टी हाफ ऑफ 1 अपॉन ए नॉट, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ी थी अभी हमने, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन याद करो, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला था जीरो ऑर्डर का जस्ट उल्टा कर देना, तो टी नॉट इक्वल टू क्या होता है, के अपॉन ए नॉट होता है। तो इसका जो ग्राफ बनाता हमने ऐसे बनाया सीधा, टी हाफ और 1 अपॉन ए नॉट के बीच सीधा ग्राफ, वो कहां से आता है, बिल्कुल मूल बिंदु से सीधी तरफ जाता है। तो बता फर्स्ट वाले का कौन सा हो, ढलान और एक अवरोध के साथ, पॉजिटिव स्लोप और इंटरसेप्ट नहीं, नेगेटिव स्लोप बिल्कुल नहीं, केवल पॉजिटिव है, रेखक क्षैतिज प्लांट नहीं, मूल बिंदु से गुजरने वाला रेखी प्लांट, मूल बिंदु से गुजरता है और बिल्कुल सीधी रेखा आती है, तो ये बन गया टी का बन गया 4। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ ओवर बेटा स्वतंत्र होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, टी हाफ होता है वो 0.693 अपॉन के होता है, याद करो वो सांद्रता के समानुपाती होते ही नहीं है, सांद्रता पे निर्भर ही नहीं करता, चाहे कितनी भी सांद्रता लो वो एक बिल्कुल सीधी रेखा आती है। इसका अभी हमने ग्राफ बनाया था तो ऐसे बना था, सीधी रेखा टी हाफ, तो इसका कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल रेखिक क्षैतिज प्लॉट, ये बना। अब बताओ 1 अपॉन ए और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए टाइम और 1 अपॉन ए के बीच में, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया था सेकंड ऑर्डर में, हमने एक बनाया था, याद करो 1 अपॉन ए और टी टाइम, तो ऐसे ग्राफ बनाया था,
ये था 1/a0 और ये स्लोप आ रहा था जिसको हम के बोल रहे थे, पॉजिटिव स्लोप बोल रहे थे। तो पॉजिटिव स्लोप के साथ बिल्कुल सीधी रेखा आई, तो पॉजिटिव स्लोप के साथ जिया जाए। अब कौन सा वजह चौथा वाला, शून्य कोटि के लिए वही नेगेटिव स्लोप, जब भी हमने पढ़ चुके हैं जी। तो आंसर हो गया। तो ये प्लॉट हमें पता होना चाहिए, ग्राफ पता है तो ये क्वेश्चन बनाओगे कंफर्म। याद रख लो तीनों, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर के तीनों ग्राफ याद। हाँ? मूल बिंदु से गुजरने वाली ये वाली 1/a0 सेकंड ऑर्डर। अभी हमने सेकंड ऑर्डर पढ़ा था, याद करो कहाँ है, गिरा अर्धायोग k/a0 सीधी देखा जाए। ये पूरा सेकंड ऑर्डर पढ़ा था, याद करो 1/r और t, ये सीधे जा रही है बिल्कुल। इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, इसको इंटरसेप्ट बोला जाता है, हिंदी में बोलते हैं अवरोध। ठीक है ना, बस और कुछ नहीं। एक बार ग्राफ अच्छे से करके आना, ये ध्यान रखना पूरे ग्राफ बढ़िया तरीके से रट के जाओ। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, आराम से कर लोगे। कौन सा वक्र प्रथम कोटि की क्रिया को दर्शाता है? ये सब ग्राफ टी हाफ के हैं, बताओ। प्रथम कोटि, अभी अपन चारों ग्राफ देख लेंगे। देखो चारों ग्राफ बताते हैं, अपन ने सब पढ़ लिया होगा, सब पढ़ लिया, अब सब क्वेश्चन बनाओगे। टी हाफ 1/a का स्क्वायर, ये a है और ये टी हाफ। अब आप देखो प्रथम कोटि की बात कर रहा है, अब मुझे आप लोग खुद बताना, अगर हम शून्य कोटि की बात करते हैं, शून्य कोटि की बात करेंगे, n इक्वल टू 0 के लिए बात करेंगे, तो याद करो टी हाफ इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, a0/2 के। तो ये जो ग्राफ बनेगा टी हाफ, और जैसे जैसे a बढ़ेगा, देखो समानुपाती ऊपर ही ऊपर दिया है, सीधे बढ़ेगा, तो ग्राफ ऐसे बनेगा। ये कौन से, जीरो ऑर्डर के लिए। और ये फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे n इक्वल टू 1 के लिए, तो टी हाफ की वैल्यू हमने याद करी थी 0.693/k। तो यहाँ पे a0 है ही नहीं है, तो चाहे तुम कितना भी a0 बढ़ाने लग जाओ और इसकी सीधी रेखा आएगी, इस टाइप की आएगी। अगर n इक्वल टू 2 पूछा जाता तो इसके लिए अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, टी हाफ इक्वल टू k/2a0। a0 मतलब इसमें जो ग्राफ बनता है, ये टी हाफ और 1/a0 के बीच बनता है, वो भी सीधा रेखा बनता है। तो ये 1/8 और टी हाफ, देखो ये वाला ग्राफ है, तो ये तो भैया n इक्वल टू 2 के लिए है। ये कौन सा ग्राफ है भाई, n इक्वल टू 2 सेकंड ऑर्डर के लिए। टी हाफ और a0 वाला भाई कौन सा ग्राफ है, सीधी रेखा, जो जीरो ऑर्डर के लिए है। ये कौन सा है, जीरो ऑर्डर के लिए। ये ए स्क्वायर वाला ये थर्ड ऑर्डर के लिए है, और ये कौन सा सीधा, ये 1 ऑर्डर के लिए। ये चारों ग्राफ हमें पता है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, प्रथम कोटि आंसर आ गया। चलो अगला 15 के बाद आ जाओ 16 पे। अब देखो ये क्वेश्चन फिर आ गया, इसको समझो, सीधा जा रहा है और ये लॉग लिखा है लॉग। अब लॉग जैसी आ जाए तो, लॉग जैसी आ जाए तो लॉग वाला फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर जैसे ही लॉग आ जाए, मैंने आपको बोला लॉग जैसी दिख जाए तो आंख बंद करके फर्स्ट ऑर्डर लगा देना, आंसर अपने बस। तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर, और उसकी यूनिट क्या होती है, सेकंड इनवर्स। यूनिट के बारे में भी मैं समझा देता हूं अच्छे से। देखो एक बार यूनिट के बारे में समझो, रेट कांस्टेंट समझो, कांस्टेंट के का रेट कांस्टेंट होता है जिसको हम दर स्थिरांक बोलते हैं, याद रखना, दर स्थिरांक। इसका वैल्यू होता है मोल की पावर 1 माइनस एन और लीटर की पावर n-1 इंटू सेकेंड इनवर्स, ये होता है। अगर हम n की वैल्यू अगर अपन जीरो ले लें, जीरो ऑर्डर के लिए, तो k की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस जीरो मतलब मोल हो जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, लीटर-1 आ जाएगा, जहां सेकंड इनवर्स। तो ये होती है n इक्वल टू 0 के लिए आपकी k की यूनिट। n इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लेते हैं, तो 1-1 जीरो, किसी की पावर 0 1 हो जाएगा, 1-1 किसी की पावर 0 1, तो सेकंड इनवर्स आ जाएगी। और n इक्वल टू 2 अगर सेकंड ऑर्डर की बात करेंगे, तो k इक्वल टू हो जाएगा मोल की पावर 1-2 -1 हो जाएगा, और लीटर की ऊपर 2-1 1 आ जाएगा, और ये सेकंड इनवर्स है। अभी हमने जो क्वेश्चन पढ़ा, इसमें सेकंड इनवर्स, फर्स्ट ऑर्डर की जो यूनिट होती है वो हमेशा कौन सी होती है, सेकंड इनवर्स।
ये अपन को एक जनरल फॉर्मूला यूनिट का याद करना है, जनरल फॉर्मूला यूनिट का, इकाई का फॉर्मूला याद करना है। मोल की पावर 1 माइनस एन है, 1 माइनस एक में से एन घटाते हैं मूल के ऊपर, और लीटर में n माइनस 1, सेकंड इनवर्स तो हमेशा रहेगा। चलो अगला, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो वही वाला सेम क्वेश्चन है, 75 घंटे बाद बची हुई रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा 75 घंटे बाद बतानी है। जब शुरुआत में उसका 100 ग्राम लिया जाता है और अर्धायु काल 15 घंटे है, तो बताओ 75 घंटे के बाद, तो ये बताओ 100 ग्राम हमने लिया, 100 का 50 ग्राम, 50 का, तो 100 का 50 ग्राम में कितना घंटे लगा, 15 घंटे। 50 का 25 रहने में कितना लगे, 15 घंटे, कितने घंटे हुआ, 30। 75 घंटे बाद बताना है। 25 का आधा कितना होता है, 12.5, फिर दोबारा 15 घंटे, 45 घंटे हो गए। 12.5 का आधा कितना होता है, 6.25, अब 60 घंटे हो गए। फिर 15 घंटे बाद बताओ 6.25 का आधा 3.125 ग्राम। तो भाई 75 घंटे के बाद 3.125 ग्राम आंसर आ गया, डी। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। देखिए अब वो क्वेश्चन बोला है, पदार्थ पी और क्यू के बीच अभिक्रिया के लिए वेग नियम दिया हुआ है, आपको रेट दी गई है, आपको रेट दी गई है, रेट दी गई है के और पी की पावर एक्स और क्यू की पावर वाई। अब बताओ क्वेश्चन क्या बोला, पी की सांद्रता को दोगुना करना है और क्यू को आधा करना है, तो बताओ क्या होगा। ये रेट है, अब रेट डैश, वो कह रहा है पी को दोगुना कर दो, 2p कर दो, और क्यू को आधा कर दो, क्यू बटे 2 कर दो। तो बताओ भाई, के पी को हमने 2p कर दिया, पावर कितनी है, x और बाई, चलो x दिया हुआ है, और क्यू को हमने q/2 कर दिया, बाई दिया है, ठीक है। तो रेट डैश के, तो यहां पे तो हमने p की पावर x और q की पावर y हमने अलग लिख दिया, ठीक है। 2 की पावर x जो हमने अलग लिख दिया, और 1/2 की पावर y, ठीक है ना। अब बताओ इसको हम 2 की पावर y को ले आएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो अपन बोलेंगे रेट डैश इक्वल टू 2 की पावर x माइनस वाई के पी एक्स क्यू वाई, इसको हम क्या बोलते हैं, रेट। ये अंतिम रेट आ गई और ये प्रारंभिक रेट है, इक्वल टू कितना आएगा, 2 की पावर x माइनस वाई, तो 2 की पावर x माइनस, इसमें मिसप्रिंट हुआ है कहीं, मिसप्रिंट हुआ है, मिसप्रिंट ये हुआ है, ये x माइनस वाई नहीं, 2 की पावर x माइनस वाई लिखा होना चाहिए, तो आंसर तो सी हो जाता, और ये होना चाहिए, तो तभी आंसर आएगा। ये ध्यान दो, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही तरीके से आपने किया हो। चलिए 18 के बाद आइए 19 नंबर पे, ये तो हमने क्लास में ही किया हुआ है, ठीक है ना, ये पहले भी आ चुका है। देखिए इसको बताइए, इसका रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम बताते हैं, बताओ भाई कैसे बनता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 5br, तो ये पूरा रिएक्टेंट है जो माइनस में आएगा, -1/5 डेल्टा बी आर नेगेटिव अपॉन डेल्टा टी, ये BrO3 के माइनस डेल्टा BrO3 माइनस कितना आएगा, BrO-3 अपॉन डेल्टा टी। 6H के लिए 1/6 कितना आएगा, डेल्टा माइनस में डेल्टा H प्लस अपॉन डेल्टा टी। इसके लिए जे एरो के साइड वाले हमेशा प्लस में चलते हैं, 3 को क्या लिखेंगे, 1/3 डेल्टा Br2 अपॉन डेल्टा टी। इसको क्या लिखेंगे, प्लस 1/3, 3 को डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा टी। ये हमें लिखना आना चाहिए, इसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का पूरा समीकरण बनाना। अब यहां पे देखो,
ब्रोमीन आयनों की लुप्त होने की दर, तो भैया ये तो लुप्त होगा, इस साइड रिएक्टेंट वाला ये बनेगा। तो ब्रोमीन आयन की बी आर माइनस कहां है बेटा, बी आर माइनस 0, लुप्त होने की दर 1/5 हिस्सा है। तो 1/5 ऑफ द रेट, तो भाई रेट ऑफ अभिक्रिया की दर बतानी है, तो अभिक्रिया की जो दर है वो लुप्त होने की दर की कितनी गुनी है, 1/5 हिस्सा है। सही है, तो 1/5 लुप्त होने की दर का 1/5 हिस्सा होती है अभिक्रिया। ये तो बिल्कुल सही है, तो सही बताना होगा, ये तो यही आंसर आ गया। और भी चेक कर लो, चलो चेक कर लेते हैं। 1/5 ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Br2, Br2 के निर्माण की दर का 1/5वां हिस्सा, तो अभिक्रिया की दर Br2 ये है, तो Br2 का भैया 1/3 हिस्सा है, ये तो भैया 5वां हिस्सा बोल रहा है, ये तो गलत हो गया। 1/3 BrO3 के लुप्त होने की दर का 1/3, BrO3 का लुप्त हो, बेटा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो ये भी गलत हो गया। 1/4 ऑफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन H2O, H2O के 1/4 नहीं है, 1/3 है, ये भी गलत हो गया। तो आंसर कौन सा था, ए। ठीक है ना, तो इस तरीके से अपन ऐसे क्वेश्चन करें, हर एक पैटर्न का क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, हर एक पैटर्न का, ये पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो रहा है आपका, इसको अच्छे से कर लेना, यही कॉन्सेप्ट है, को यही क्वेश्चन इसी के जैसे बिल्कुल क्वेश्चन दिख जाएंगे आपको एग्जाम में। बस इसी वाली क्लास को ये आप देख लोगे फिर दोबारा, तो आपका पूरा रिवीजन। अगली क्लास आपकी जैव रसायन की होगी, अगली क्लास जैव रसायन की है, जिसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं इस बार, 25 से 30 नंबर का आ रहा है हर एक, पहले भी आ चुका है 25 से 30 नंबर का, अभी तक हमें ये पता है 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन 5 से 6 क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं जैव अणु में से। तो अगला जो हम क्लास लेंगे वो जैव अणु की क्लास लेंगे, जिससे आपके 25 से 30 नंबर और अच्छे ढंग से हो जाए। ठीक है ना, चलो भाई अगली यहां पे समझो, गलत कथन बताना, गलत कथन बताइए। तो भैया गलत क्या होता है, तो अऊष्मा शोषी अभिक्रिया अणुओं की ऊर्जा के अणुओं से कम होती है। तो एक बात समझो, पहले इसका एक ग्राफ समझ लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो ये समझो, ये ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और यहां पे होती है कंसंट्रेशन, ये भी एनर्जी होती है, ये बस एनर्जी है, ये अलग एनर्जी है, ये पूरी एनर्जी ऑफ रिएक्शन की बात हो रही है, अभिक्रिया की ऊर्जा की बात हो रही है। यहाँ पे रिएक्टेंट होते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट बनते हैं, यहाँ पे रिएक्टेंट बनते हैं, यहाँ प्रोडक्ट बनते हैं। तो यहाँ पे रिएक्टेंट की ऊर्जा, देखो एक बात समझना, ये वाला जो पूरा का पूरा पहला वाला ग्राफ है वो ऊष्मा शोषी के लिए है, ऊष्मा शोषी के लिए, एंडोथर्मिक के लिए याद करना, एंडोथर्मिक के लिए। दूसरा वाला जो ग्राफ है वो ऊष्मा छेपी के लिए है, ऊष्मा छेपी के लिए है, एक्सोथर्मिक के लिए है, एक्सोथर्मिक के लिए, ये याद है, ये एंडोथर्मिक, ये एक्सोथर्मिक। अब एक बात समझो, एंडोथर्मिक में हमेशा ई आर, ई आर ये रिएक्टेंट की ऊर्जा होती है, क्रिया कारक की ऊर्जा होती है वो कम होती है, और प्रोडक्ट की ऊर्जा होती है वो हमेशा ज्यादा होती है। याद रख लेना, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद की ऊर्जा। तो ऊष्मा छेपी में, ऊष्मा शोषी में याद रखना, ईपी हमेशा ईआर से बड़ा होता है, और ऊष्मा छेपी में ऊर्जा ईआर की हमेशा ज्यादा होती है, जो ईआर है और ये ईपी है, तो जस्ट उल्टा होता है। यहाँ पे क्रिया कारक की ऊर्जा हमेशा प्रोडक्ट की ऊर्जा, उत्पाद की ऊर्जा से ज्यादा होती है, ये हमेशा याद। इसको हम यहां से लेकर यहां तक की ऊर्जा को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रिय ऊर्जा बोलते हैं, जिसको ईए से दर्शाते हैं, ईए से दर्शाते हैं। एंथैल्पी कभी भी निकालनी हो, डेल्टा एच जिसको हम बोलते हैं एंथैल्पी, तो एंथैल्पी कभी भी निकालनी है तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटाते हैं, ईपी माइनस ईआर घटाते हैं, बड़ी में से नहीं, हमेशा ईपी में से ईआर घटाते हैं। तो डेल्टा एच देखो, ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगी, तो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव हमेशा ऊष्मा शोषी के लिए होती है। यहाँ पे अगर डेल्टा एच की वैल्यू एंथैल्पी घटाओगे तो ईपी माइनस ईआर, ईपी की वैल्यू कम है, ईआर की ज्यादा है, तो डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा ऋणात्मक आएगी, जो यह दर्शाता है कि ऊष्मा शोषी क्रिया। ठीक है ना, एक बात अच्छे से सुन लो,
कभी भी आप लोग याद रखना, कभी भी अग्र दिशा में ऊष्मा शोषी क्रिया में अग्र दिशा में अगर अपन को क्रिया करानी है तो एक्टिवेशन एनर्जी आपको ज्यादा देनी पड़ती है। आपको अग्र जो अगर फॉरवर्ड अपन अग्र दिशा में चाहते हैं तो ईएफ आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। अगर पश्चिम दिशा में अगर कोई क्रिया कराना चाहते हैं ईएफ जिसको बैकवर्ड बोलते हैं तो उसमें कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो हमेशा याद रखना ईएफ और ईबी में रिलेशन कि हमेशा अग्र दिशा में जो ऊर्जा अग्र दिशा और ये होती है पश्चिम दिशा, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा कहां देनी पड़ेगी? अग्र दिशा। और इस वाले केस में क्या होगा? फॉरवर्ड, जो फॉरवर्ड वाला है जो कम देना पड़ेगा और बैकवर्ड यहां से ज्यादा देना पड़ेगा। अग्र वाली आपको कम देनी पड़ेगी और बैकवर्ड वाली ज्यादा देनी पड़ेगी। तो इसी को हम बोलते हैं जी कौन सी? ऊष्माक्षेपी के लिए। ये दोनों याद रखो, ग्राफ से समझ में आ रहा है, ग्राफ ज्यादा है, ये फॉरवर्ड अग्र दिशा, ये पीछे पश्चिम दिशा, ये अग्र दिशा, ये पश्चिम दिशा। ऊष्माक्षेपी है तो अग्र दिशा कम हो गई, पश्चिम दिशा ज्यादा हो गई। अग्र दिशा यहाँ पे ज्यादा हुई, पश्चिम दिशा कम हो गई। अपने आप समझो। अग्र दिशा को फॉरवर्ड एफ, पश्चिम दिशा को बी बैकवर्ड। अब क्वेश्चन कोई सा भी कर लो, बना लो, ये पता होना चाहिए टर्म। अब देखो क्वेश्चन करो। हाँ ग्राफ क्या, देखो ये क्वेश्चन बन के आ गया थ्योरी में। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं 2013-14 मई के जो पेपर हुए हैं सब में थ्योरी क्वेश्चन ज्यादा है, तो इसलिए मैं थ्योरी क्वेश्चन ज्यादा करा रहा हूँ, समझो इसको। एंडोथर्मिक क्रिया, ऊष्मा शोषी क्रिया में अभिकारक अणुओं की ऊर्जा उत्पाद अणुओं से कम होती है। अब बताओ क्रिया कारक अणुओं की ऊर्जा, कौन सी क्रिया कारक की बात हो रही है? ईआर। उत्पाद अणुओं की किसकी बात हो रही है? ईपी की। कौन सी क्रिया की बात हो रही है? ऊष्मा शोषी। तो ऊष्मा शोषी में हमेशा ईआर ज्यादा होता है और ईपी क्या होता है? सॉरी गलत, हाँ ईआर कम होता है और ईपी ज्यादा होता है। तो वो कह रहा है कि भाई आपको गलत बताना है। तो अभिकारक की ऊर्जा उत्पाद से कम होती है, बिल्कुल सही है। तो क्रिया कारक की ऊर्जा उत्पाद की ऊर्जा से कम है, ये तो सही है, आपको गलत बताना है। सक्रिय ऊर्जा अभिकारकों की ऊर्जा से अधिक होती है। तो भैया अब सीधी सी बात है, सक्रिय ऊर्जा की बात करेंगे तो सक्रिय ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी की बात है। अभिकारकों की ऊर्जा मतलब ईआर की, अभिकारक मतलब रिएक्टेंट। अब बताओ ईआर और ईए की बात करें, एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज हायर देन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। याद रखो। अब ईए और ईआर में यहां पर खुद देखो, ईए और ईआर, तो ईए तो आपको बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, ईए बहुत ज्यादा है, ईआर कम, ठीक है ना। तो यहां पे हम बात करेंगे तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि भैया सक्रिय ऊर्जा अभिकारकों की ऊर्जा से क्या होती है? अधिक होती है। तो बिल्कुल सही है, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तीसरा, किसी अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा मतलब ईए की बात हो रही है, उसी अभिक्रिया के उत्प्रेरक के साथ सक्रिय ऊर्जा से भिन्न होती है। जब उत्प्रेरक डाल दोगे तो सक्रिय ऊर्जा क्या हो जाती है? घट जाती है, बिल्कुल सही है, भिन्न होती है। जब आपने सिंपल एक एक्टिवेशन एनर्जी उत्प्रेरक डालने के बाद दोनों में अंतर होता है, तो ये भी सही। डी, तापमान में वृद्धि के साथ अभिक्रिया की दर कम हो जाती है। कम होती है कि बढ़ती है? बढ़ती है। तो ये गलत दिया है, तो आंसर कौन सा हो गया? डी आंसर। हमने सबसे पहले यही पढ़ा था, पहले ही वाले पॉइंट में याद करो हमने क्या पढ़ा था। ये पॉइंट है, ये वाले पॉइंट। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक तापमान, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, अभिक्रिया की दर बढ़ेगी। ये क्वेश्चन देखो अब आ गया, आ गया अपने आप। तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ अभिक्रिया की दर कम नहीं होती, बढ़ती है। तो यही गलत दिया होता है, आंसर आ गया ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट, जो अभी मैंने पीछे नोट्स बनाए हैं उसको, नोट्स को जरूर आप लोग स्कैन कर लेना, उसका रिवीजन जरूर कर लेना, वही पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट। हाँ नेक्स्ट, आपको पास अर्धायु 12 घंटे दी गई है, मतलब कोई भी चीज की आधा होने का समय दिया है 12 घंटे। अब वो कह रहा है 48 घंटे के बाद बताओ कितना पार्ट शेष रह जाएगा, बताओ। अपने पास एक मान के चलते हैं, एक का आधा रहने में 12 घंटे लग रहे हैं, तो बताओ 48 घंटे के बाद कितना बचेगा? 12 घंटे के बाद फिर 1/2 का आधा 4, तो कितने घंटे हो गए? 24। 48 घंटे के बाद बताना है। फिर 12 घंटे के बाद 1/4 का आधा कितना होगा? 1/8, तो कितने हो गए? 36 घंटे हो गए। फिर एक बार 12 घंटे का 1/8 का आधा 1/16, तो 1/16 अंश शेष रह जाएगा, आंसर आएगा डी। 60 घंटे के बाद पूछ लेता तो 1/32 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ये दिया, इसको ध्यान रखना।
कभी भी ये वर्ड आपको दिख जाए, केमिकल काइनेटिक्स में हाइड्रोलिसिस दिख जाए और फिर आपसे कोटि पूछी हो, तो याद रख लेना हाइड्रोलिसिस हमेशा फर्स्ट ऑर्डर होगी, लेकिन ये कौन सी, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर होगी। स्यूडो को हम बोलते हैं छद्म, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। ये होती क्या है समझो। एक्चुअल में क्या होता है, मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट का फॉर्मूला ये होता है, मिथाइल एसीटेट, और जैसे ही हम जल के साथ घोलेंगे, एस्टर है, एस्टर को जल के साथ घोलेंगे तो CH3COOH एसिटिक अम्ल और एल्कोहल 2 चीजें मिलती हैं। अब एक्चुअल में क्या होता है, जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, जल अपघटन करते हैं, तो इसकी मात्रा अधिक ले लेते हैं, ये अधिक मात्रा में लेना पड़ता है। हाइड्रोलिसिस क्रिया में हमेशा, हाइड्रोलिसिस मतलब जल अपघटन क्रिया में कभी भी हम जल लेंगे तो अधिक मात्रा में लेंगे, तो इसको ऑर्डर में अभिक्रिया की कोटि में शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए इसको छद्म, और एक ही लिया हुआ है, वो ही टूट रहा है 2 पार्ट में, इसलिए हम इसको बोलते हैं छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। जब भी जल अपघटन की बात होगी तो हमेशा प्रथम कोटि, और जल अपघटन ये दिखाएगा कि छद्म है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। याद कर लेना, हाइड्रोलिसिस वर्ड आ जाए तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर लगाना है, आंख बंद करके नोट करना। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपके शायद पूरे क्वेश्चन मैंने कवर करा दिए, पूरा टॉपिक कवर करा दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका कंप्लीट। और नेक्स्ट हम बायोमोलिक्यूल जैवअणु लेके आएंगे।